Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, इससे पहले हम प्रोटॉन NMR, कार्बन 13 NMR और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। ये देखेंगे भी हम कि ये वाइब्रेशनल या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको क्यों कहते हैं। IR जो रीजन है एक्चुअली ये जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका जो रीजन है ये विजिबल और माइक्रोवेव के दरमियान आता है। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे IR का और फिर इसका बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे। फिर देखेंगे कि हम इसमें जो इसका एक्स एक्सिस पे हम जो वेवलेंथ की बजाय वेव नंबर क्यों यूज करते हैं, उसकी भी रीजन हम पढ़ेंगे और देखेंगे उसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं हम जो हमारे पास वेवलेंथ है उसको वेव नंबर में, और वेवलेंथ में हम यूज क्यों नहीं करते, एक्सेस वेव नंबर में ही क्यों करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो एनर्जी लेवल है वो है बिटवीन विजिबल एंड माइक्रोवेव। जो हमारे पास विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है IR से, जबकि जो माइक्रोवेव है इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। वेवलेंथ कम होने से मुराद है जो हमारे पास विजिबल लाइट है, वेवलेंथ कम से मुराद है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जबकि वेवलेंथ ज्यादा होने से मुराद है एनर्जी कम। यानी इसकी एनर्जी माइक्रोवेव रेडिएशन से IR की एनर्जी ज्यादा है और विजिबल से इसकी एनर्जी कम है। इसी तरह अगर हम वेव नंबर देखें तो अगर एनर्जी ज्यादा हो तो वेव नंबर भी ज्यादा होता है। इसका विजिबल का वेव नंबर IR से ज्यादा होगा, जबकि माइक्रोवेव का जो वेव नंबर है वो कम होगा। इससे इसका मतलब उसकी एनर्जी कम होगी। अब जो IR रीजन है, IR रीजन को फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक नियर IR है जिसकी एनर्जी करीब होती है विजिबल की, और ये 0.8 से 2.5 माइक्रोमीटर इसकी रेंज होती है। इसकी एनर्जी, इसकी वेवलेंथ, इसका वेव नंबर क्लोज टू विजिबल होता है। फिर मिडल है, और मिडल IR जो है ये 2.5 से 25 होता है माइक्रोमीटर, और यही है जिसको, ये वाला जो रीजन है मिडल वाला, जिसको हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं फॉर द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और फिर फार IR है, फार IR जो है उसकी वेवलेंथ 25 से 1000 माइक्रोमीटर के दरमियान होती है। तो ये रेंज है। इसमें ये जो मिडल वाली हमारे पास वैल्यू है 2.5 से 25 माइक्रोमीटर, इसको हम यूज करते हैं IR स्पेक्ट्रोमीटर में। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको यूज करते हैं फॉर द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब इसको, ये जो है 2.5 25 वाली रेंज, इसको अगर हम वेव नंबर में बदले और वेव नंबर का यूनिट सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर रखेंगे, देखें ये वेवलेंथ है हमारे पास इसकी 2.5 से 25 माइक्रोमीटर। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूं सेंटीमीटर में तो 2.5 जो है ये बन जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। ये उसकी वेवलेंथ है।
अगर वेव नंबर निकालना है तो इसको मैं कर दूंगा 1/2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये यूनिट बन जाएगा इसका पर सेंटीमीटर। अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4000 पर सेंटीमीटर। और अगर मैं 25 को करूंगा सॉल्व तो ये आ जाएगा 400, क्योंकि 10 का फर्क है दोनों में, ये 2.5 है तो ये 25 है, तो ये आ जाएगा 4, यानी इसको 10 से अगर 25 को डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा। तो ये रेंज बन जाएगी 4000 से 400 पर सेंटीमीटर। अब एक्चुअली अगर हम ये वाली वैल्यू यूज करें तो स्पेक्ट्रम इतना छोटा बनेगा कि उसकी पीक से एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब इस तरह से आ जाएंगी, उनको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2.5 से 25 माइक्रोमीटर का डिफरेंस थोड़ा है। तो हम क्या करते हैं फिर, इसको पर सेंटीमीटर में चेंज करके ये वाला जो गैप है ये बढ़ा देते हैं, ताकि हमारे पास जितनी भी पीक्स आ रही हैं हम उनको इजीली स्टडी कर सके। तो एक्चुअली हमने स्केल को थोड़ा सा एक्सपेंड किया है यूनिट बदल के, ताकि जो पीक्स आ रही हैं उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। तो इस वजह से हम इसको चेंज कर लेते हैं पर सेंटीमीटर यानी वेव नंबर। अब है कि जो मॉलिक्यूल है इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, वाइब्रेशनल लेवल्स और इसके साथ साथ रोटेशनल लेवल्स। जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल की का नो एनर्जी डिफरेंस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं, इनमें एनर्जी का गैप ज्यादा होता है। इसका मतलब है यहां पर अगर आपने ट्रांजिशन क्रिएट करवानी है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अब जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं इनमें आगे वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं। ये डिफरेंट ग्रीन में वाइब्रेशनल लेवल्स हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स। और फिर जो वाइब्रेशनल लेवल हैं इनके अंदर होते हैं रोटेशनल लेवल्स। तो ये डिफरेंट रोटेशनल लेवल्स हैं जो कि वाइब्रेशनल में, यानी जब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब करवाते हैं यानी एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल तक, तो उसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों तरह के ट्रांजिशंस भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आता है उसमें ब्रॉड पीक आती है। इस तरह से अगर आपने यूवी विजिबल में देखा हो, क्योंकि उसमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल दोनों लेवल भी आ जाते हैं। इसी तरह जब हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल, ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं, जब हम एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से ट्रांजिशन को दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल तक भेजते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल सॉरी वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल तक, तो ये जो पार्ट है वाइब्रेशनल वाला इसको हम कहते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्चुअली आईआर डील करेगी वाइब्रेशनल लेवल से, और वाइब्रेशनल लेवल जो हैं वो उनके अंदर फिर रोटेशनल भी होते हैं। यानी जब आप मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन काज करवाते हैं एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल तक, तो उसमें रोटेशनल खुद ब खुद हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर रोटेशनल लेवल मौजूद है, इसलिए इसको वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इससे पहले लेक्चर्स में भी हमने एनएमआर वगैरह में भी देखा था कि एब्जॉर्प्शन उसी सूरत होती है जब जो मॉलिक्यूल की अपनी फ्रीक्वेंसी है, जो ये गैप है, फॉर एग्जांपल ये दो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, इनके दरमियान ये जो गैप है, जब जो हम इस पर आईआर अप्लाई करेंगे, जब ये गैप इक्वल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, तो तब एब्जॉर्प्शन होगी, तब मॉलिक्यूल एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जाएगा। अगर ये एनर्जी मैच नहीं करेगी, ये वेवलेंथ मैच नहीं करेगी, तो फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, फिर मॉलिक्यूल जो है उसमें वाइब्रेशन भी नहीं होगी, और वाइब्रेशन नहीं होगी तो इसका मतलब है
यहाँ पर हम मॉलिक्यूल का IR स्पेक्ट्रा नहीं ले सकेंगे। एक्चुअली ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स को हम कंसिडर करते हैं कि ये स्प्रिंग और बॉल की तरह है। यानी मॉलिक्यूल, ये जो एटम है, इनको हम बॉल की तरह कंसिडर करते हैं, और ये दरमियान में जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं ये एक स्प्रिंग है, बॉन्ड स्प्रिंग है, और एटम बॉल्स है, और ये उसकी स्ट्रेच्ड फॉर्म है। अगर हम इसकी कंप्रेस्ड फॉर्म देखें तो ये इसकी कंप्रेस्ड फॉर्म है, ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब होता क्या है, ये स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड फॉर्म्स चलती रहती हैं। मॉलिक्यूल कभी स्ट्रेस कंप्रेस, स्ट्रेस कंप्रेस, स्ट्रेस कंप्रेस, स्ट्रेच्ड कंप्रेस्ड, स्ट्रेच्ड कंप्रेस, स्ट्रेस नहीं स्ट्रेच्ड कंप्रेस्ड होगा। तो ये अल्टीमेटली ये इक्विलिब्रियम वाली जो बॉन्ड डिस्टेंस है, ये इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ आ जाती है, बॉन्ड डिस्टेंस आ जाती है। अब ये जो मॉलिक्यूल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये जो मॉलिक्यूल की नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, ये जो मॉलिक्यूल नेचुरली स्ट्रेच कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, ये जो फ्रीक्वेंसी है अगर अप्लाइड IR फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, यानी जो आपने बाहर से IR रेडिएशन मॉलिक्यूल पर इरेडिएट किए हैं, अगर IR रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाए मॉलिक्यूल की अपनी नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के, तो अब्जॉर्प्शन हो जाती है। और अब्जॉर्प्शन होने से क्या होता है, मॉलिक्यूल एक लेवल से, एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल पर पहुंच जाता है। और हर मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि उनकी नेचर डिफरेंट होती है, क्योंकि उनकी नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, तो इसका मतलब है उसमें अप्लाइड IR फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, और IR स्पेक्ट्रम में उसका जो सिग्नल आएगा वो डिफरेंट वेव नंबर पे आएगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है, और मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का हमें पता चल जाता है। तो एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अप्लाइड IR फ्रीक्वेंसी और नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है, ये इनकी जो वेवलेंथ है, इनकी जो एनर्जी है वो मैच करनी चाहिए, यानी करेक्ट वेवलेंथ होनी चाहिए, तब बात बनेगी, तब ये IR जो स्पेक्ट्रम है ये आएगा। और दूसरी बात, जो मॉलिक्यूल है उसमें डायपोल भी चेंज हो रहा हो। एक्चुअली मॉलिक्यूल का अपना जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसमें चेंज आ रही है। और डायपोल क्या होता है, डायपोल होता है मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यानी जैसे आपके पास HCl है तो एक पॉजिटिव एंड है और दूसरा नेगेटिव एंड है, तो मॉलिक्यूल में ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनने चाहिए, इलेक्ट्रिक डायपोल आना चाहिए। जब तक मॉलिक्यूल में डायपोल चेंज नहीं होगा तब तक हम उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है IR में एक्टिव वही मॉलिक्यूल होते हैं जिनके बॉन्ड्स पोलर होते हैं। अगर मॉलिक्यूल का बॉन्ड पोलर नहीं है, जैसे हाइड्रोजन है, तो इस तरह के जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं वो IR में एक्टिव नहीं होते हैं। सिर्फ वही होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल में डायपोल क्रिएट होता है, जिनके डायपोल मूवमेंट में चेंज आती है, जिनका इलेक्ट्रिक डायपोल चेंज होता है। वो जो चेंज है इलेक्ट्रिक डायपोल की, ये जरूरी है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। तो इसका मतलब है कुछ मॉलिक्यूल IR एक्टिव होंगे, कुछ इनएक्टिव होंगे, मींस जिनमें डायपोल बनेंगे जो पोलर होंगे, जिनके बॉन्ड पोलर होंगे, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा वहां इलेक्ट्रिक डायपोल चेंज होगा। वहां पर फिर हम जो मॉलिक्यूल की नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर IR रेडिएशंस देंगे तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो ये है डियर स्टूडेंट्स IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल। फिर हम वेव नंबर का यूनिट क्यों यूज करते हैं, IR में मिड IR है, नियर है, फार है, कौन से वाला पार्ट यूजफुल है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कब वाइब्रेशन होती है, कब वाइब्रेशनल और IR फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर होती हैं, किस तरह के मॉलिक्यूल IR एक्टिव होते हैं, किस तरह के इनएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशंस हैं, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, उनकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।